दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपका वोटर कार्ड बना है तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में अभी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को शुरू किया गया है। इसके लिए आपको गणना प्रपत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से 25 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 तक भरना होगा। अगर आप इस गणना प्रपत्र को नहीं भरते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आप आने वाले समय में जो भी चुनाव होने वाला है उनमें आप वोट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये गणना प्रपत्र बिहार में सभी लोगों जिनका वोटर कार्ड पहले से बना है उन सभी लोगों को ये गणना प्रपत्र भरना होगा। अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से गणना प्रपत्र को भरना चाहते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से आपको गणना प्रपत्र को डाउनलोड करना है। नहीं तो आपका जो भी बीएलओ होगा वो आपको एक गणना प्रपत्र देगा। आपको उस गणना प्रपत्र को भरकर उसमें जो भी जरूरी दस्तावेज आपको लगेगा आपको उसे अपने बीएलओ के पास जमा कर देना है। वहीं अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से इस गणना प्रपत्र को भरते हैं तो आपको कहीं भी इस गणना प्रपत्र को जमा करने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आप घर बैठे खुद से ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से इस गणना प्रपत्र को कैसे भरेंगे और इसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखकर मेरे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करके खुद से भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आइए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बताते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में सर्च वाले बॉक्स में वोटर पोर्टल टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में वोटर सर्विस पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। आपको सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऊपर में नोटिस दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू। तो आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लोज कर लेना है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। आप लोग वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के होम पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस वेबसाइट पर हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट साइड में सबसे ऊपर में यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में यहाँ पर एक हिंदी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में प्रपत्र के नीचे में गणना प्रपत्र बिहार दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से अपने बीएलओ के पास इस गणना प्रपत्र को जमा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट से इस गणना प्रपत्र को डाउनलोड करना होगा। तो गणना प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे में पहले से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गणना प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ईपिक नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना ईपिक नंबर या वोटर आईडी नंबर को डाल देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में आपके पास अभी वर्तमान में जो भी मोबाइल नंबर है आपको उस मोबाइल नंबर को डाल देना है। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को डालकर नीचे में कैप्चा जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करके नीचे में रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अभी जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर पर एक ओटीपी गया होगा। आपको नीचे में इंटर ओटीपी वाले बॉक्स में उस ओटीपी को फिल करके नीचे में वेरीफाई ओटीपी एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका गणना प्रपत्र प्रारूप कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर इस गणना प्रपत्र में निर्वाचक का नाम, ईपिक नंबर, उसके बाद यहाँ पर क्रमांक, भाग संख्या, उसके बाद यहाँ पर आपका विधानसभा या लोकसभा का नाम और राज्य ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले से फिल रहेगा। तो अगर आप इस गणना प्रपत्र को ऑफलाइन के माध्यम से भरना चाहते हैं तो आपको इस गणना प्रपत्र पर जो भी डिटेल आपसे मांगा जा रहा है आपको उस डिटेल को भरकर इसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा आपको उस डॉक्यूमेंट को लेकर अपने बीएलओ के पास जमा कर देना है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से गणना प्रपत्र को भरने के लिए तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर को डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे में जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नीचे में रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को डाल दिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस नंबर पर एक ओटीपी गया होगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर नीचे में वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऊपर में फिल इन्यूमरेशन फॉर्म दिखाई देगा। आपको उसके नीचे में यहाँ पर इंटर ईपिक नंबर वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपना ईपिक नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर को डालकर यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऊपर में प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। यहाँ पर आपका नाम, आपका ईपिक नंबर, इसके बाद क्रमांक, भाग संख्या, इसके बाद विधानसभा या लोकसभा का नाम और राज्य का नाम यहाँ पर पहले से फिल रहेगा। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने पर यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना वर्तमान में आप जो भी मोबाइल नंबर यूज करते हैं आपको उस नंबर को यहाँ पर डालकर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने अभी जो भी मोबाइल नंबर दिया है आपके उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर नीचे में वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पर थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने पर आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर के सामने यहाँ पर वेरीफाइड दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर अपलोड फोटो वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो जो मैक्सिमम 2 MB तक होना चाहिए और यह जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपका फोटो अपलोड हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपको इस कैलेंडर में अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन में अपने आधार नंबर को यहाँ पर डाल देना है। हालांकि ये ऑप्शन ऑप्शनल है, आप नहीं भी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को डाल देना है। तो अपने आधार नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में फादर्स या लीगल गार्जियन नेम में यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर टाइप करके डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में फादर्स या गार्जियन ईपिक नंबर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने पिताजी का ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर को डाल देना है। हालांकि ये ऑप्शन भी ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर अपने पिताजी के ईपिक नंबर को डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर आप अपने पिताजी के ईपिक नंबर को यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने माता का नाम टाइप करके लिख देना है। इसके बाद राइट साइड में यहाँ पर मदर्स ईपिक नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने माता जी के ईपिक नंबर को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर स्पाउस नेम ऑप्शनल है। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पर शादीशुदा हैं तो अगर आप यहाँ पर पुरुष हैं तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शन ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में स्पाउस ईपिक नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर अगर आप पुरुष हैं तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी का ईपिक नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। वहीं जो भी व्यक्ति शादीशुदा नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेस ऑफ सबमिशन यानी आप कहाँ से इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह को यहाँ पर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, नहीं तो ये ऑप्शन भी ऑप्शनल है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर आपको नीचे में दिया गया है। आपका सिग्नेचर ब्लैक या ब्लू पेन में व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, जिसका साइज 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए और यह PNG या JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर हिंदी में या इंग्लिश में साइन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अगला डिटेल भरने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर में यहाँ पर दिया गया है I am above 18 year of age, ordinary resident on the above address and a citizen of India. Please select one option below. तो अगर ये जानकारी आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है तो आपको इसे हिंदी में चेंज कर लेना है। तो यदि आप अगर लैपटॉप में फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू हिंदी पर क्लिक कर देना है। वहीं अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल में सबसे ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करके ट्रांसलेट टू हिंदी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यह जानकारी हिंदी में दिखाई देने लगेगा। जैसे हिंदी में कहा गया है कि मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है
मैं उपरोक्त पते का सामान्य निवासी हूं तथा भारत का नागरिक हूं। कृपया नीचे दिए गए विकल्प को चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझना है। आप जिस भी ऑप्शन से बिलोंग करेंगे आपको उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है, यहाँ पर बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, अर्हता तिथि 1 जनवरी 2003 है। यानी इसका मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति जिनका नाम 1 जनवरी 2003 में या इसके बाद मतदाता सूची या वोटर लिस्ट में ऐड हुआ है, वैसे व्यक्ति को पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में पुराना विधानसभा क्षेत्र भरने के लिए, इसके बाद पुराना भाग, पुराना सीरियल नंबर भाग में इत्यादि भरने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको ये सारी जानकारी, आपको थोड़ा इस पेज को थोड़ा ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सीरियल नंबर, यहाँ पर विधानसभा का नाम, राज्य का नाम, यहाँ पर भाग संख्या और नाम, ये सब दिया गया है। तो आप यहाँ से इसे देख के भर देंगे। इसके बाद नीचे में गहन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2003 से पहले जारी मतदाता पहचान पत्र वाले भारतीय वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आपको नीचे में दस्तावेज वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, अर्हता तिथि 1 जनवरी 2003 है। दोस्तों जिनका भी नाम 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर लिस्ट में ऐड हुआ है, उन्हें कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ 2003 वाले वोटर लिस्ट में जिस भी पेज पर उनका नाम होगा उस पेज पर अपने नाम के बगल में टिक करके या अपने नाम को हाईलाइट करके उसका स्क्रीनशॉट या उसका फोटो लेकर आपको यहाँ पर गहन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2003 से पहले जारी मतदाता पहचान पत्र वाले भारतीय के नीचे वाले दस्तावेज में बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, यहाँ पर इसे अपलोड करना होगा। आपको अपलोड करने के लिए आप जेपीजी या पीएनजी फाइल में आप 2 MB तक अपलोड कर सकते हैं, वहीं आप पीडीएफ फॉर्मेट में 3 MB तक अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 2003 वाला बिहार का मतदाता सूची डाउनलोड करने के लिए आपको एक नए पेज में इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च योर नेम इन 2003 बिहार ई रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में कहा गया है यह डेटा बिहार की 1 जनवरी 2003 मतदाता सूची से तैयार किया गया है ताकि जनता द्वारा अपना नाम खोजने में आसानी हो। तो यहाँ पर आपको मतदाता सूची देखने के लिए आपको ऊपर में जिला वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने जिला को सेलेक्ट कर लेना है। जिला को सेलेक्ट करने के बाद आपको दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर विधानसभा वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने विधानसभा को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर भाग संख्या एवं नाम वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपका जो भी भाग संख्या या नाम होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको नीचे में देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जिस भी पेज में आपका नाम होगा आपको उस पेज पर अपने नाम को हाईलाइट कर लेना है या आपको टिक करके इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको अब फिर से पहले वाले पेज पर आकर, अगर आप पहले कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको नीचे में यहाँ पर दस्तावेज वाले ऑप्शन में बिहार की मतदाता सूची में नाम मौजूद है, यहाँ पर आपको उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। तो मैंने ये बताया कि अगर आप लोग पहले ऑप्शन में बिलोंग करते हैं तो आपको ये काम करना होगा। अब दूसरा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर कहा गया है 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे, यानी आपका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो आप इस ऑप्शन के अंतर्गत आएंगे। तो अगर आप इस विकल्प में आते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जन्म तिथि या स्थान की पुष्टि के लिए आपको दस्तावेज को अपलोड करना होगा। तो आपको कौन सा दस्तावेज अपलोड करना है, इसके लिए आपको नीचे में दस्तावेज प्रकार चुने पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत से दस्तावेज का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको इनमें से आपके पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध है आपको उसे सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। अगर इस लिस्ट में दिए गए दस्तावेज के अलावा आपके पास कोई दूसरा दस्तावेज है तो आपको सबसे नीचे में कोई अन्य दस्तावेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके
उस दस्तावेज को अपलोड कर देना है, जिसका साइज आपको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 2 MB तक होना चाहिए, और अगर पीडीएफ फॉर्मेट में है तो उसका साइज 3 MB तक होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को दूसरे विकल्प के बारे में भी पूरी तरह से बता दिया है। तो अगर आप दूसरे विकल्प के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसी प्रकार से अपने दस्तावेज को अपलोड कर देना है। इसके बाद अब मैं तीसरे ऑप्शन के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में कहा गया है 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे। यानी इसका मतलब है कि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिन भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वे लोग तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इस विकल्प के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर इस विकल्प को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जन्म तिथि या स्थान की पुष्टि के लिए आप लोगों को यहाँ पर दस्तावेज को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दस्तावेज प्रकार चुने पर क्लिक करके इस लिस्ट में से आपके पास जो भी दस्तावेज है आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसके बाद यहाँ पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आप इनमें से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो इस लिस्ट में नहीं है तो आपको नीचे में कोई अन्य दस्तावेज पर क्लिक करके उस दस्तावेज को यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है, जिसका साइज अगर आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में करते हैं तो उसका साइज 2 MB तक होना चाहिए। वही अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में करते हैं तो उसका साइज 3 MB तक होना चाहिए। इसके बाद इसमें आप लोगों को एक और दस्तावेज को अपलोड करना होगा। आपको नीचे में यहाँ पर दिया गया है, आपको या तो अपने पिता का दस्तावेज या अपने माता का दस्तावेज को अपलोड करना है। तो आपको नीचे में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, पिता का और माता का। तो अगर आप अपने पिताजी के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे में पिता के सामने वाले सर्किल में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पिता के लिए कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो आपको नीचे में दस्तावेज के रूप में यहाँ पर दस्तावेज प्रकार पर क्लिक करके इस लिस्ट में से आपके पिताजी के पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा, चाहे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट या अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या अन्य कोई सर्टिफिकेट, आपको इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। वहीं अगर आपके पिता के पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है जो इस लिस्ट में नहीं है तो आपको सबसे नीचे में कोई अन्य दस्तावेज पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसका साइज अगर आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्म में अपलोड करते हैं तो उसका साइज 2 MB तक होना चाहिए। वहीं अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करते हैं तो उसका साइज 3 MB तक होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर तीसरे ऑप्शन के बारे में भी समझा दिया है। अगर आप तीसरे ऑप्शन से बिलोंग करते हैं तो आप इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे। अब आइए चौथे ऑप्शन के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। तो चौथे ऑप्शन में यहाँ पर कहा गया है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे। यानी किसी व्यक्ति का जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उनको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जन्म तिथि या स्थान की पुष्टि के लिए आपको कोई एक दस्तावेज अपलोड करना है। तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पर दस्तावेज प्रकार पर चुने पर क्लिक करके आपको इस लिस्ट में से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको उसको सेलेक्ट करके आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अगर आपके पास कोई अन्य दस्तावेज है जो इस लिस्ट में नहीं है तो आपको इस लिस्ट में सबसे नीचे में कोई अन्य दस्तावेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। दोस्तों इसके साथ ही आपको नीचे में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर नीचे में कहा गया है दोनों माता या पिता भारतीय है का चयन करें। तो यहाँ पर अगर आपके माता और पिता भारतीय हैं तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में आपको यहाँ पर अपने पिता का डॉक्यूमेंट और अपने माता का भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको पिता के डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर दस्तावेज का प्रकार चुने पर क्लिक करके इस लिस्ट में से आपके पिताजी के पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में माता का डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर दस्तावेज प्रकार चुने पर क्लिक करके आपके माताजी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट करके अपने माता के डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। वहीं अगर आपके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है तो आपको नीचे में नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पिताजी भारतीय हैं तो आपको यहाँ पर पिताजी के सामने बॉक्स पर टिक कर देना है
वहीं अगर आपके माताजी भारतीय है तो आपको यहाँ पर माता के बगल में इस बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर पिताजी के सामने वाले बॉक्स पर टिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने पिता के डॉक्यूमेंट को यहाँ पर दस्तावेज प्रकार चुने पर क्लिक करके उसे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर अगर आपके पिताजी भारतीय हैं और आपकी माताजी विदेशी हैं तो आपको नीचे में यहाँ पर कहा गया है गैर भारतीय माता पिता आपके जन्म के समय वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति प्रदान करें। तो यहाँ पर आपके जो भी अभिभावक विदेशी हैं उनके पासपोर्ट और वीजा की प्रति को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को चौथे विकल्प के बारे में भी समझा दिया है। इसके बाद पांचवा विकल्प है भारत के बाहर जन्मे, यानी इस विकल्प का मतलब है यानी जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है वह व्यक्ति इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोला गया है विदेश में भारतीय मिशन से जन्म पंजीकरण। तो यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको नीचे में दस्तावेज प्रकार चुने पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन में विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण और दूसरा है कोई अन्य दस्तावेज। तो इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पांचवें ऑप्शन के बारे में भी बता दिया है। अब छठा ऑप्शन है पंजीकरण या नागरिकीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको दस्तावेज के रूप में दस्तावेज प्रकार पर क्लिक करके आपको यहाँ पर नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करे या कोई अन्य दस्तावेज जो आपके पास है आपको यहाँ पर उसे अपलोड करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को सभी 6 विकल्प के बारे में समझा दिया है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, आप लोग इन सभी विकल्प में से जिन भी विकल्प के अंतर्गत आते हैं आपको उन्हीं ऑप्शन को सेलेक्ट करके उनमें जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा आपको उसे अपलोड कर देना है। तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को मैं किस कैटेगरी के अंतर्गत आता हूँ और मैं अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फॉर्म को पूरी तरह से भर के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर तीसरे ऑप्शन जहाँ पर कहा गया है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे, तो मैं इस ऑप्शन के अंतर्गत आता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मुझे जन्म तिथि या स्थान की पुष्टि के लिए दस्तावेज को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर दस्तावेज के नीचे दस्तावेज प्रकार पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर दस्तावेज का लिस्ट ओपन हो गया है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अगर चाहें तो आप किसी अन्य ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके मैं यहाँ पर अपने मैट्रिक के मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में अपलोड की गई फाइलें देखे का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर इसे क्लिक करके आप अपने अपलोड की गई फाइल को आप देख भी सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैं अपने मैट्रिक के मार्कशीट को अपलोड कर दिया हूँ। इसके बाद मुझे नीचे में यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर कहा गया है या तो दस्तावेज प्रदान करें अपने पिता का या अपने माता का। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपने माता के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर माँ के सामने वाले सर्किल पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर माँ के लिए कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराएं तो आपको यहाँ पर नीचे में दस्तावेज प्रकार पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर दस्तावेज प्रकार पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे इस लिस्ट में से किसी एक दस्तावेज जो मेरे माता के नाम से है उसे अपलोड करना है। तो दोस्तों जैसा कि मुझे मेरे माता के नाम से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है तो मैं यहाँ पर इस लिस्ट में से यहाँ पर सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके मैं अपने माता के निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में अपलोड की गई फाइलें देखे का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने अपलोड की गई फाइल को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने पर आपको यहाँ पर मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार यह घोषणा करता हूँ, इसके सामने वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर सही टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर पूर्व दर्शन या प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका गणना प्रपत्र का पूर्वावलोकन यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अपनी सारी जानकारी को अच्छी तरह से मिला लेना है।
अगर आपने सभी जानकारी को सही तरीके से फिल किया है तो आपको यहाँ पर क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में जमा करना वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जमा करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि क्या आप वाकई इस फॉर्म को जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका गणना पत्र सक्सेसफुल तरीके से सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा फॉर्म सक्सेसफुल तरीके से सबमिट हुआ है या नहीं, तो इसे देखने के लिए आपको फिर से इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर शुरुआत में जो भी मोबाइल नंबर दिया था, आपको यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को डाल देना है, नहीं तो यहाँ पर आप अपने ईपिक नंबर को भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर कैप्चा को फिल करके नीचे में रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल किया है, उस नंबर पर एक OTP जाएगा। आपको उस OTP को यहाँ पर डालकर नीचे में वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म के नीचे में इंटर ईपिक नंबर वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना ईपिक नंबर या अपना वोटर ID कार्ड नंबर को यहाँ पर डालकर यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अपने ईपिक नंबर को यहाँ पर डालकर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर पहले से सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। आपको यहाँ पर इंटर OTP वाले बॉक्स में आपके मोबाइल पर जो भी OTP गया है, आपको उस OTP को डालकर नीचे में वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपको इस पेज पर थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन्यूमरेशन फॉर्म फॉर ईपिक नंबर हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय यू। क्लिक ऑन प्रीव्यू टू व्यू द डिटेल और क्लिक ऑन एडिट फॉर्म टू अपडेट दिस डिटेल। यानी कि आपका गणना पत्र सबमिट हो गया है। आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। वहीं अगर आप अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि अभी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है, आप इसमें अपने गणना प्रपत्र को ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे कैसे भर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी खुद से अपने गणना प्रपत्र फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। बाकी इसी प्रकार से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।